मैं संजना मैम आपके लिए फिर लेकर आए हैं ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर पर। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आपके लिए आज हम लेके आए हैं सीआरपीसी में यानी कि प्रोसीजर लॉ, जो कि आईपीसी से टच करके हम पढ़ेंगे 302 का मामला और पहुंच जाते हैं आज विकास दुबे की तरफ। चलिए आ जाइए, तुरंत आ जाइए कि पढ़ते हैं हम लोग आज विकास दुबे का क्या मामला था, कैसे सीबीआई रिपोर्ट आई, कैसे इंक्वायरी हुई, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके साथ साथ उसका एनकाउंटर भी कर दिया गया। तो कल जो हमने पढ़ा था उसी में आज हम पढ़ेंगे। आगे वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बस हमारी समय के साथ सीमा बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चलते रहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और आगे आगे सीआरपीसी को दिमाग में घूमने वाला सब्जेक्ट जो है उस पर आ जाइए। आज हम खोलने वाले सेक्शन, तो सेक्शन जो आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का ऐसे प्रोसीजर लॉ, तो आइए धुआंधार लग जाइए, पढ़िए और दिमाग में घुमा लीजिए कि सीआरपीसी आज जो हम पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कोई सीआरपीसी जानता है, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो लॉयर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उस स्तर की, विधि के अधिवक्ता हों जिसको कहा जाता है, और तो और मजिस्ट्रेट बने हुए बैठे हैं वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें, और तो और जो एपीयू की तैयारी करने वाले वो भी शामिल हो जाएंगे, और तो और जो एसआई की तैयारी करने वाले हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। स्पेसिफिक रूप से बिहार जुडिशरी तो है ही, लेकिन एक सामान्य जो जनरल व्यक्ति भी होता है आज वो भी जानेगा कि सीआरपीसी के सेक्शन कैसे खोले जाते हैं। खोलिए, ऐसे ऐसे खोलिए, उड़ा दीजिए किताब को पूरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नहीं कहेंगे इसे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सीआरपीसी पे, इसका मतलब प्रोसीजर लॉ पे टिका होता है, जिसको कहा जाता है फेयर ट्रायल। तो ट्रायल की पहली कड़ी से लेकर आखिरी कड़ी तक जिसको कहा जाता है, यानी कि ट्रायल चल रहा है, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, घुमा दीजिए पूरा दिमाग। इस समय आप दिमाग को खोल दीजिए, शून्य पे ले आइए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और बेरेक को रखिए सामने, और बेरेक को अभी देखना नहीं है, केवल सेक्शन आपको नोट करते जाना है। बाद में आप जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद देखिएगा। और देखिए सीआरपीसी कैसे पढ़ी जाती है। सीआरपीसी पढ़ना नहीं है, दिमाग में उसका डांस कराना है, घुमाना है ऐसे ऐसे, यानी कि जब वो घूमेगी तो आपका दिमाग भी घूमेगा और आप पढ़ेंगे ही नहीं, सिखाएंगे लोगों को, डिस्कशन करेंगे, और व्हाट्सएप करिए, मोबाइल करिए, लिखिए, समझिए और दूसरों तक ये वीडियो शेयर करवा दीजिए, और जिससे मेरा पढ़ाया हुआ हर एक एक पॉइंट, एक एक थीम, एक एक सेक्शन दूसरों के पास भी जा सके। तो दोस्तों कहें, फ्रेंड्स कहें, आपसे क्या कहे, ठीक है जो भी हैं, लेकिन बस समझ लीजिए कि उतर जाइए इस फील्ड में। और जो एसआई की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि कोई मर्डर हुआ है, तो मर्डर होगा तो इसके बाद पुलिस आएगी तो कैसे आएगी, किस सेक्शन में आएगी, पुलिस आएगी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी किस सेक्शन में करेगी, पुलिस आएगी तो चार्जशीट बना के ले जाएगी किस सेक्शन में ले जाएगी, पुलिस आएगी तो अभियुक्त तो पकड़ के ले जाएगी किस सेक्शन में ले जाएगी। वो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं ना, ऐसे से पकड़ के ले जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं महिलाओं से, बताइए आप जानती हैं, बताइए सर्च वारंट जारी किया, आप बताइए कहाँ कौन सा सामान रखा है, ढूंढते हैं। पुलिस अधिकारी आती है, महिला से पूछती है, जांच पड़ताल करती है, अकेले आती है, पूछती है कमरे में कि बताइए कैसे हुआ है ये, आप जानती हैं, बच्चों से पूछा जाता है आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें मिलने वाली है कहाँ, सीआरपीसी में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हर एक एक चीज, हर एक एक सेक्शन हमको यहाँ मिलने वाला है। तो आती है पुलिस, भाई पुलिस किसी के घर ऐसे नहीं आ सकती है, जब कोई शंका उत्पन्न होगी तभी तो आएगी। तो समझ लीजिए पुलिस ने भी विकास दुबे के मामले में, इतना सीरियस मैटर था, आके कहाँ पूछा, उसके नाना दादी बाप दादा सब जगह पुलिस गई, ढूंढना शुरू कर दिया
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। यानी सारी चीजों को जब पुलिस ने किया तो किस सेक्शन में गई होगी पुलिस, यही तो हमें जानना है। सीरियस होके यही पढ़ना है हमको, सीआरपीसी में हमको क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि विकास दुबे का जो मामला था उसमें पुलिस आई, घर वालों से पूछताछ की, पुलिस ने आकर लोगों से पूछा, आसपास के बाहर वालों से पूछा। मीडिया की बात आप जान रहे हैं, मीडिया कितना हवाई फायर करके बताती है इनकाउंटर हो गया, कैसे हो गया। तो सारा जो तेल मसाला लगाया जा रहा है, मीडिया इतना बड़ा चढ़ा के बोलती है, तेल मसाला लगाती है, वो कहां से लाती है सारे, वो इसी से लेके आती है, यहीं से उठा के लेके आती है। तो मेरा कहने का माध्यम ये है कि बस आप लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छी बातें पढ़िए, लेकिन उसको पूरा वीडियो देखिए। आप क्या करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, वो गलत करते हैं। वीडियो कोई भी हो जिससे हमें नॉलेज मिल रही है, तो कोई भी जब स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है तो क्या किया जाता है, पहले छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है आपको पढ़ने के लिए। डायरेक्ट हम आपको अगर किताब दे देंगे पढ़ने के लिए, आप सो जाएंगे, तो सोइए मत, जागिए, आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए। तो जब सोता हुआ व्यक्ति उठता है और देखता है मेरी किताब कहाँ है, इसका मतलब वो जान जाता है कि जब वो सो रहा था तो उस समय वो पढ़ के सो रहा था, और सोते में रात को उठता है और देखता है किताब कहाँ है। तो आज आप वही करने वाले हैं, इसको वीडियो को आप पढ़ने के बाद आप किताब में खोजना शुरू कर देंगे, मैं जानती हूँ। क्योंकि हर स्टूडेंट की, हर कॉम्पिटिटर की एक आदत होती है, पढ़ने के बाद अगर उसे समझ में आए, और सीआरपीसी ऐसा सब्जेक्ट है, नाचने वाला है, दिमाग में घूमने वाला है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि पढ़ के बंद कर दो, बोरियत वाला नहीं। आपको लगेगा हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोगों से डिस्कशन करें। प्रेम मोहब्बत की आज छोड़ दीजिए बात, आज इस पे आ जाइए, थोड़ा इससे मोहब्बत कर लीजिए। तो आ जाते हैं हम, चलिए अब आप बात सुनिए विकास दुबे की, जो हम बात लेके कल चल रहे थे इस टॉपिक में, सीआरपीसी में। आज हम जानने वाले हैं कि ये किस सेक्शन में ट्रायल किया जा रहा है, किस सेक्शन में इसको हम लेके जाएंगे सीआरपीसी के। तो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर, जब हम देख रहे थे तो हमने देखा था सेक्शन नंबर 154 एफआईआर, और उसके बाद कंप्लेंट दाखिल की जा रही है, मजिस्ट्रेट के पास की जा रही है। तो आप जान लीजिए विकास दुबे में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। क्या था मामला, तो एक जो विकास दुबे जिस व्यक्ति का नाम था, जो कि कानपुर का रहने वाला है, और उसको सीधा सीधा था, उसने क्या किया था, जो है 8 पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गोली मारकर। तो भाई सातिर अपराधी तो पहले ही से था, और एज ए हीनियस क्राइम किया है। तो रेयरेस्ट से रेयरेस्ट मामले में, बच्चन सिंह का मामला आपको याद आ रहा होगा, जो लोग थोड़ा भी पढ़े हैं स्टूडेंट, वो आप ये चीजों को समझ जाएंगे। मोस्ट उनके लिए है जो थोड़ी तैयारी कर चुके हैं, जो सेक्शन को जानते हैं, वो समझ लेंगे इस वीडियो को देख के। तो एज ए हीनियस क्राइम था, एज ए हीनियस क्राइम, तो रेयरेस्ट से रेयरेस्ट मामले में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, एज ए डेथ सेंटेंस। तो हम सेंटेंस आईपीसी अभी लेंगे नहीं, तो डेथ सेंटेंस। तो किस मामले में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, अगर इनकाउंटर उसका नहीं होता विकास दुबे का, इन केस, तो फांसी होती, सीधी सी बात है। तो जब किसी मामले को चलाया जाता है तो क्या होता है, हमने पढ़ा था अपराध। तो अपराध में क्या शामिल है, कोई व्यक्ति ही अपराध करेगा, और अपराध क्या है, कोई कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन गलत धारणा से किया जा रहा है, जो एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को हानि और नुकसान, क्षति कारित कर रहा है, वो अपराध है। तो विकास दुबे का जो लोगों में डर फैला हुआ था, देखिए मीडिया कितना मसाला लगाती है, देखिए विकास दुबे का जो डर लोगों को फैला हुआ था, तो लोगों को जानने के बाद भी लोगों ने कोई उसका नाम नहीं ले रहा था। तो आपने देखा होगा पुलिस कब आती है, जब मामला पूरा समाप्त हो जाता है, हुई 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 करके आ जाती है, जोई जोई करके चली जाती है, ऐसे काम नहीं बनता है। तो वहां पर लोगों को इतना डर था, हो गया ना अपराध, हो गया अपराध, कि लोगों को डर था इस बात का कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी कोई कांड हो जाए। और हुआ लास्ट में क्या, जरा देर में ही जब एनकाउंटर हो गया तो देखा था उज्जैन से पकड़ा गया था, एनकाउंटर करने के बाद व्यक्ति का होता क्या है, 2 मिनट में भुंज के अलग हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपने ये लाइफ पाई है, तो इस लाइफ का यूज करिए, इसको सो के मत गुजारिए, इसका यूज करिए। एक पोस्ट पा जाएंगे, जज बन के मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जब आप बैठेंगे डाइस पे तो लोग आपको ऐसे सलाम करेंगे,
और आपसे कहेंगे सर मेरा ये काम, सर मेरा वो काम, सर मेरा, आपको कितना सम्मान मिलेगा जानते हैं? इस पोस्ट का मतलब आप एक एज ए लॉर्ड बन जाते हैं, आप भगवान का रूप ले लेते हैं जब आप जज बन जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं। आप देखिए अपने आप में, एक बार महसूस करके देखिए, एक बार कुर्सी पे बैठ के कि आई एम जज, मैं जज हूँ, मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ। और मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है वही हम आज जानने वाले हैं। तो कहने का मतलब है इस पोस्ट के लिए तैयारी से ज़्यादा पहले इस पोस्ट के लिए आप एक अनुमान अपने अंदर लगा के देखिए कि मैं अगर जज होता तो मैं क्या करता। तो पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन पद कमाना किसी के बस की बात नहीं है। एक पोस्ट जो होती है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो नेम इज फेम, अच्छी बातें करना, लेकिन नाम के साथ पैसा आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप क्वालिटी देखिए पहले, क्वांटिटी पे मत जाइए। तो अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए कि आप उस पोस्ट पे बैठे और आपको लगे आई एम जज, मैं जज हूँ। तो यानी कि जब आपको लगे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं। तो जज का काम क्या होता है? एज ए गॉड होता है, निर्णय देना उसके हाथ में होता है। यानी जीवन और मरण तक की चीजें जो होती हैं वो एक मजिस्ट्रेट के हाथ में होती है। सोचिए आप लगाइए अपने आप को दिमाग कि हम एक जज हैं, हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बहुत सी जगह आप दिमाग लगाते हैं, दुनिया दिन भर टिकटॉक खेला करते थे, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला है। इस पे आ जाइए, जुडिशरी की तैयारी प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए, सफल होइए, लोगों को वीडियो पहुंचाइए, शेयर कराइए उनको। विकास दुबे का मीडिया का मसाला तो सबने देखा, लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया, सेक्शन वैक्शन नहीं बताती है वो। लेकिन अब आ जाइए, आप एक मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं, एक एसआई की परीक्षा भी लोग देते हैं, वो भी होते हैं, और एक पुलिस अधिकारी जो होता है चीज़ों को समझता है। आप एक जज, आप अपने आप में कंपेयर कीजिए, मैं एक जज हूँ। तो जज का मतलब एक पोस्ट पाने के बाद आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और मेहनत कराने के लिए हम आपके पास बैठे हैं और लोगों तक ये वीडियो पहुँचा के आप उनको बताइए कि क्या होता है कि मैं जज बनने वाला हूँ। जब जाते हैं ना अपने घर तो कहते भैया मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, क्योंकि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सिलेक्शन पहले लेने से ही लोग आपको जज जज कहने लगते हैं। आपको कैसा लगता है? हमसे लोग कहते हैं मैम नमस्ते, मैम नमस्ते, हमको कितना सम्मान मिलता है। आप सोचिए, आप जज बन जाएंगे तो आपको कितना सम्मान मिलेगा। सोचिए, अपना लगाइए आज दिमाग। तो देखिए, आ जाते हैं मैटर पे, विकास दुबे पे। विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया। अगर इनकाउंटर इन केस नहीं होता तो एक फेयर ट्रायल सीआरपीसी में कैसे किया जाता है आज हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पुलिस कार्यवाही की दृष्टि से। 302 का मामला ले रहे हैं आईपीसी। तो जो कोई किसी व्यक्ति की इंटेंशनली डेथ करने के इरादे से या ऐसी मृत्यु कारित करने के इरादे से साथ साथ उसको ऐसी क्षति कारित करता है जिससे संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी। हुई नहीं है, हो सकती थी। अगर किसी का ब्रेन कमजोर है, उसी पे गोली मारी जाए, इसका मतलब मरेगा ही। तो जहां पर संभावना नहीं, प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि अधिक संभावना हो जाती है, और मृत्यु कारित होने की संभावना नहीं, अधिक संभावना में परिवर्तित हो जाती है। तो जब कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के इरादे से, समझ लीजिए इरादा, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस ट्रिया, कार किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक उसका मन मस्तिष्क भी दोषी ना हो। तो यहाँ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग, तो यानी कि ए बी के पास अगर हथियार लेके खड़ा है तो डरेगा ही कि कहीं साला मार ना दे हमको। तो ऐसा ना हो जाए ये मार ही ना दे। तो देखते हैं पुलिस वाले गाली देते हैं। तो जहां पर मारने की बात आ जाती कि मार ही ना दे, इसका मतलब वो क्या है कि मार भी सकता था और मार दिया होता और वो तुरंत धड़ से मर जाता, और इसका मतलब उसने अपराध कर दिया। तो एक्टस नॉन फेसिट निस्मेंस रिया, कार किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन दोषी ना हो। अब विकास दुबे अपने आप में कितना बचने का काम कर ले कि हम तो कोई अपराधी नहीं है, जबकि दुनिया जान रही है सातिर अपराधी है। बच्चे के नाम से पूछ लो कि क्या जानता है विकास दुबे भाई कौन है? एक हीनियस क्राइम किया हुआ ऐसा शातिर अपराधी है जिसको कहा था हैबिचुअल ऑफेंडर। अब बात आती है पुलिस कार्यवाही की दृष्टि से। देखते हैं, दो आधार होते हैं, एक तो होता है एफआईआर, एक होता है परिवाद।
तो 154 में जो एफआईआर होती है वो एज ए हीनियस क्राइम में संज्ञेय अपराध में होती है। और संज्ञेय अपराध कौन सा होता है, हीनियस क्राइम कौन सा होता है, जिसमें 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मृत्यु दंड तक दिया जाता है, वो सब क्या है, हीनियस क्राइम है। इसको देखेंगे हम, यानी कि 320 का आप देख लेंगे जो कि समनीय अपराध हैं, लेकिन शेड्यूल नंबर आप फर्स्ट खोलेंगे तो उसमें लिखा है कि कौन से मामले हैं जो संज्ञेय अपराध में आते हैं, उसकी सजा कितनी होगी। एक सीरीज जिसमें 6 क्लॉज दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट हम 7 लेके चलेंगे, वेलेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंस, ये सारी चीज देखेंगे। तो 2A, 2B, 2C, 2D आज हम जानने वाले हैं कि पुलिस कार्रवाई की दृष्टि से बात आती है, एक तो यानी कि एफआईआर होगी और 2D यानी कंप्लेंट होगी, और उसके बाद जो परिवाद होता है वो धारा 200 के अंदर उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाते हैं। फिर बात आ जाती है कि अगर एफआईआर लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में केवल संज्ञेय मामलों में लिखी जाती है, और अगर एफआईआर नहीं लिखी गई है तो 156(3) की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, और पुलिस को आधार मिल जाता है 157 में इन्वेस्टिगेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सेक्शन नंबर 2H यहाँ पे आ जाता है। तो सेक्शन नंबर सीआरपीसी का 2H रीड विथ करेंगे, सेक्शन नंबर 157 यानी पुलिस को आधार मिल गया इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का मुख्य रूप क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। विकास दुबे के मामले में क्या किया, कलेक्शन ही तो कर रही थी, आज भी उसकी क्या की जा रही, प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल की जा रही है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल चुकी है, समझ लीजिए 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल चुकी है। दुबई में मकान बना के बैठा है, लखनऊ में मकान बना के बैठा है, दिल्ली नोएडा में बना के बैठा है। इसका मतलब ये क्या है, अब खंगाला जा रहा है। ये किसका काम है, ये सब पुलिस का काम है। तो एफआईआर से लेकर जब तक कि चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंची जाती है तब तक पुलिस की कार्रवाई रहती है, यानी कि अपराध के क्रम के बाद कार्रवाई से दृष्टि का पहला क्रम होता है इन्वेस्टिगेशन। तो ड्यूरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग ऑफ इंक्वायरी, सबके बीच में इन्वेस्टिगेशन की मुख्य भूमिका होती है कि इन्वेस्टिगेशन जो किया जा रहा है उसमें कलेक्शन और एविडेंस किया जा रहा है। बस सेक्शन जानिए। तो सेक्शन नंबर 156 में 156 क्लॉज 3 में अगर जो है एफआईआर नहीं लिखी जाती है, 156(3) की कार्रवाई की जाती है, जो मजिस्ट्रेट इसके लिए कहता है आप करिए। तो एज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बताइए, धराशायी कर दिया 8 पुलिस अधिकारियों को मार के, पता नहीं कितने मर्डर कर चुका है। तो पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस की क्या क्या भूमिका रहेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अरे किसी से ही पूछ सकती है, एविडेंस लेके आइए, कलेक्शन करिए। तो ये कहाँ से लाएगी, हम आपके पास से ही लाएगी। यानी देखा विकास दुबे का थर्रा थर्रा, एक एक व्यक्ति कांप रहा है। एक जो है कानपुर में जो मामला विकास दुबे का हुआ है, बच्चा बच्चा कांप रहा है कि ऐसा व्यक्ति साथ है। और वो देख रहे थे, गाना सुना होगा आपने मीडिया में, अपनी तो जैसी तैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब वाली। तो कैसे शूट करा है मीडिया ने, का मसाला देखिए कैसे लगा रहा है कि अपनी तो जैसी तैसी कट जाए, आपका क्या होगा जनाब वाली। तो हो तो गया, धुई धुई हो गए, मर गए, चले गए, और क्या हुआ। लेकिन जानिए आप कैसे धुई धुई हो गए। देखिए कि जब ऐसा अपराध करेंगे, इतना हीनियस क्राइम करेंगे तो क्या होगा। तो आप जान लीजिए कि एफआईआर हो गई, एफआईआर अगर नहीं हुई है तो कंप्लेंट हो गई, कंप्लेंट भी अगर 156(3) की कार्रवाई हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लगा पुलिस को, देखिए पूछताछ की वो किस सेक्शन में की, 161, 162, 163, और उसने कन्फेशन, वो अगर कन्फेशन पुलिस अधिकारी के सामने, देखिए मीडिया में दिखाया जा रहा था कि उसने कन्फेशन किया, कन्फेशन नहीं किया, उसने कोई सरेंडर नहीं किया अपने आप को, मीडिया को दिखाया। अगर सरेंडर कर दिया होता, एक बार बताइए, तो फिर इनकाउंटर क्यों किया गया, इनकाउंटर करने का रीजन क्या था। ऐसे किसी को मार दिया जाएगा। जब कोई अपराधी अपने आप को इस बात को कह रहा है कि भाई मैं विकास दुबे, वो जो उज्जैन में उसने कहा था मैं विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे, मैं कानपुर वाला विकास दुबे, तो इसका मतलब मैं कानपुर वाला विकास दुबे, तो मैंने तो अपने आप को कन्फेस कर दिया, तो फिर मारने का पुलिस का आधार ही नहीं बनता है। लेकिन उसने क्या बताया, पुलिस ने मसाला लगा दिया कि वो निकल के भाग रहा था इसलिए मारा गया। अब क्या राजनीति है ये तो वही जान सकते हैं, हम उसको आगे नहीं खोलेंगे, किसी का हम नहीं कह सकते। पुलिस अधिकारी की पावर तो है ही,
लेकिन उस पावर का इतना यूज करो इतना जरूरत का है, हद से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देखिए कि वो कह रहा था कि मैंने अपने आप को कन्फेस कर दिया, तो पुलिस, वही कन्फेशन हम लोग पढ़ने वाले थे, तो कन्फेशन पुलिस अधिकारी के सामने एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है, जबकि 24 घंटे के अंदर, हम लोग पढ़ते हैं 24 घंटे के अंदर एक फंडामेंटल राइट है, मजिस्ट्रेट के सामने सात शरीर मारने के बाद नहीं उपस्थित किया जाए। लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो सात शरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो अब आप मार के ले जा रहे हैं, आपने इनकाउंटर कर दिया। जबकि वो अगर कन्फेशन कर रहा है तो सरेंडर का मतलब जानते हैं कि अगर वो कन्फेशन अपने आप में कर रहा है तो इसका मतलब कहाँ ले जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में। और सेक्शन नंबर 164 उसी को कहा जाता है कलमबंद बयान। उसमें कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, लिखा हुआ है धारा 164 में, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको चाहे अधिकारिता मामले की सुनने की हो चाहे ना हो। इसका मतलब वो क्या करेगा, उसका मतलब वो क्या करेगा, सीधा सीधा वो जाके अपने आप को कन्फेस करा सकता है। तो इसको कहा था कलमबंद बयान, और मजिस्ट्रेट उसको समझाता है कि आप कन्फेशन करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है, आप चाहें तो कन्फेशन में आपको इसमें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, इसलिए जो बोलिए साफ बोलिए। तो कन्फेशन मेड बाय कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब होता है कि मैंने अपराध किया है, अपराध को स्वीकार करना या अस्वीकार करना जिससे अपराध घटित हुआ हो। अब इसका इनकाउंटर कर दिया ले जाके, तो इसने सरेंडर किसके सामने किया था, पुलिस के सामने किया, मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ा ना किया, इसलिए मामला खुल रहा है। तो फाइल को दबा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, फाइल को दबा देना अच्छी बात नहीं है। फाइल पे जो लिखा है उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन करिए ना। तो कहाँ पुलिस अधिकारी जानते हैं सीआरपीसी, अगर इतना ही जान लेते तो अपनी पावर का सही तरीके से यूज करते। जो आज गलत यूज कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते, चालान काट देते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जहां पुलिस अधिकारी की पावर है उसका यूज करिए, उसको गलत यूज मत करिए। तो ये आ जाते हैं, यानी कि 157 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, एक 161, 162, 163 जिसमें थाने में बुलाकर पुलिस अधिकारी लोगों से पूछताछ कर सकता है, लेकिन इसमें महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया है। उनसे जाके घर पे पूछताछ कर सकता है, और कोई अगर महिला से पूछताछ कर रहा है तो महिला पुलिस अधिकारी करेगी। लेकिन मीडिया में क्या दिखा रहे थे, मीडिया में जाके दिखा रहे हैं कि कोई भी पूछताछ कर रहा है। अरे भाई नहीं है प्रोसेस। अगर कोई महिला है, ऐसी पर्दानशीन महिला है जो सामने नहीं आना चाहती है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि किसी महिला पुलिस अधिकारी ही उसकी इंक्वायरी करे, उसकी बात देखे। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को पावर तो दी है, लेकिन उसका सही यूज करने के लिए दी है, गलत यूज करने के लिए नहीं। तो 164 का जो कलमबंद बयान होता है, इसी को कहा जाता है संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में की जाए, पुलिस के सामने नहीं की जाए। एविडेंस का सेक्शन नंबर 24 और 30 पर ले जाइए आप, सेक्शन नंबर 24 से 30 तक का अपना ले जाइए, यहाँ ले जाइए। तो यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद एक होता है केस डायरी, एक होता है जीडी, एक होता है सीडी। यानी सेक्शन नंबर 172 में केस डायरी होता है कि जो मामला घटित हुआ है उस मामले को केस डायरी में लिख देना, और इसी केस डायरी को जब तक मामला वहां होता है थाने में, जो एफआईआर में लिखा होता है, तो 24 घंटे खुलने वाला रोज नामचा रजिस्टर जिसे कहा जाता है, जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे खुलने वाला है। चाहे एनसीआर हो, चाहे कोई एप्लीकेशन आई हो, चाहे कोई एफआईआर लिखी गई हो, सब किस में जाएगी, जीडी में। लेकिन सीडी जो होती है, सेक्शन नंबर 172 सीआरपीसी में दिया है कि जब मामले का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, केस बन जाता है, उसी को कहा जाता है केस डायरी 172, जिसको कहा जाता है एक अपराध का रजिस्टर। तो ये बात हो गई। अब अपराध का इन्वेस्टिगेशन हो गया, सारी चीजें लिख ली गई हैं, 161-162 का बयान भी ले लिया जाए, वो भी सारी चीजें हो गई हैं। इसमें एक केस आया था, थोड़ा सा बताए थे, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, जो कि हम इसमें नहीं देखेंगे, वो इस एक सेक्शन 161-62 में है, कोई मतलब नहीं है, जिसमें अभियुक्त भी शामिल है, उससे पूछताछ की जा सकती है। 173 क्लॉज 2, इसको पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 2R सीआरपीसी, जिसको कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट बनाती है,
धारा 2R के द्वारा पुलिस को भेजी गई रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस द्वारा बनाई गई, जिसको कहा जाता है चार्जशीट 173 क्लॉज 3, यानी कि क्लॉज 2 जो कि मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है, यानी किसको कहा जाता है चार्जशीट। और वो रिपोर्टें कैसे भेजी जाएंगी, सेक्शन 158 159 देख लीजिए, और वो रिपोर्ट भेजी जाएगी किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। अब वो किस मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, तो सेक्शन नंबर 28 29 थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उसमें मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट की पावर, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर, और सीजीएम की पावर, और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर। तो अगर 302 का मामला है तो डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन तो संज्ञान ले ही नहीं सकते, मना कर दिया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट संज्ञान नहीं ले सकता है, और इसके लिए हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो प्रोसीडिंग 199 क्लॉज 2 में दिया गया है कि वो कौन लेगा, क्लास 1 मजिस्ट्रेट, या तो सीजीएम ले सकता है या क्लास 1 मजिस्ट्रेट ले सकता है। तो संज्ञान लेने की पावर सेक्शन नंबर 190 में, यानी क्लास 1 मजिस्ट्रेट और सीजीएम ले सकते हैं, और जिनको प्राधिकृत किया गया है वो ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर ले सकते हैं, परिवाद पर ले सकते हैं, अन्यथा ले सकते हैं। तो कॉग्निजेंस लेंगे, और कॉग्निजेंस को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। और कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर लगता है मामला कि अपने पास रखना चाहिए तो मजिस्ट्रेट रख लेगा, नहीं तो क्या कर देगा, कमिट कर देगा सेक्शन नंबर 209 में, अकॉर्डिंग टू अगर कोर्ट ऑफ सेशन मामला है। और इसके साथ पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 323, यानी कि 323, जिसमें लिखा है कि मामला प्रारंभिक स्तर के बाद अगर बीचों बीच में लगता है, ड्यूरिंग ऑफ ट्रायल में लगता है कि मामला कैसा है, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, तो बीच में भी वो मामला प्रारंभिक स्तर के बाद भी भेज सकता है। तो प्रारंभिक स्तर की बात करें तो 209 में भेजेगा, और 207 208 की प्रोसीडिंग पूरी करेगा। वही प्रोसीडिंग में है, जो चीजें आई हैं, कागज पत्र लेना, डॉक्यूमेंट लेना, वो भेज देगा। इसको भेजने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि कॉग्निजेंस हो गया, मामला पहुंच गया, तो अब क्या बनाया जाएगा, एक लिखित रूप में चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जिसको कहा जाता है सेक्शन नंबर 211 से 224, और इसके साथ पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2B। तो चार्ज का मतलब होता है क्या, मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक चार्ज लिखित रूप में फ्रेम करेगा। तो चार्ज का मतलब होता है अपराध का चार्ज, एक शीर्ष, तो कई सारे शीर्ष हो गए, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी जो अपराध बड़ा अपराध है, जैसे विकास दुबे का मामला है, तो यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं बनी, कोर्ट तक मामला पहुंचा ही नहीं, क्या हुआ, मामला इन्वेस्टिगेशन में ही खत्म हो गया। तो सबसे अच्छा जिले का मजिस्ट्रेट जो होता है, तो ये देखा जाता है कि इनके जिले में कितने अपराध हो रहे हैं। कुछ जिले का, डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वाधिकारी होता है, उसको कहा जाता है डीएम। तो जहां का अगर डीएम का प्रशासन कार्य अच्छा है तो अपराध भी कम होंगे। तो अपराध की दृष्टि से, ये सीआरपीसी में लिखा है, अपराध की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जिस जिले में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, वहां मतलब प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासनिक अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी है, वो डीएम की पावर होती है। तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ये चीज रहती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अपराध कम से कम हो, भाई तभी तो माना जाएगा कि यहाँ का प्रशासन अच्छा चल रहा है। अब कई सारे एरिया, अब जैसे कानपुर को ही ले लीजिए, क्या इनका प्रशासन अच्छा चल रहा है, पुलिस काम ही नहीं करना चाहती है, डीएम की पावर कहाँ चली गई, अपने अनुसार उनको काम सही कराना चाहिए, अपराधियों की धरपकड़ करानी चाहिए, लेकिन अपराधी तो घूम रहे हैं सातिर बन के, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विकास दुबे क्या जगह जगह घूम रहा है, वही है, माथे पे सिकन भी नहीं है कि अपराध करके आया है, और कितना हीनियस क्राइम किया है, ऐसे देखिए। तो आप समझ लीजिए, तो ये बात आ जाती है। और उसके बाद चार्ज बनाने के बाद, चार्ज बाद में बनाया सकता है, तो एज ए संज्ञेय अपराध में चार्ज बनाया गया, और क्या किया गया, उसमें लिखा गया कि आपने यही अपराध किया, और ये आपका जो मामला है इस मजिस्ट्रेट के पास, इस न्यायालय के पास विचारणाधीन है, विचारण किया जाएगा। तो जो विचारण ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल जो चलेगा, जिसका कहा था फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप,
तो यानी कि सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21 यानी 21A। तो इसमें देख लेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हमने आपको समझा दी हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। अब जो सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, अब भाई ये नई नई चीज़ें आ गई, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंक्वायरी की बात नहीं है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात है कि इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से कलेक्शन ऑफ एविडेंस लाइए। मजिस्ट्रेट तो सीधी सीधी बात कह देता है कि आप तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस लेके आइए, फटकार लगाता है पुलिस अधिकारियों के, लेके आइए एविडेंस, क्या कर रहे हैं आप। तो आपने एक सेक्शन देखा होगा 167, अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो उसको पावर अभियुक्त को मिल जाती है कि वो बेल भी करा सकता है अपनी। थोड़ा 60 to 90 डेज का टाइम है कि अगर लगता है और ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है तो बात आती है रिमांड, जिसको कहा जाता है ट्रांजिट रिमांड। देखिए उसमें कहा था ना विकास दुबे क्या किया था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया था। तो ट्रांजिट रिमांड जिसमें टाइम पीरियड था 15 दिन। तो रिमांड की जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास हो रहा है 7 दिन 15 दिन की बात उसमें कही गई है। तो अगर कोई भी रिमांड की बात की जाएगी, ट्रांजिट रिमांड यहां से वहां भेजना। तो एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो देखिए सीआरपीसी में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सात शरीर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में पेश किया जाए। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे उसको और हम लोग कंटिन्यूटी में रखेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए और विकास दुबे के मामले से छानबीन सीआरपीसी की कर दीजिए, देखिए कैसे पढ़ा जाता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने आप को समझिए कि मैं एज ए जज हूँ और जज का काम क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आप करिए। थैंक यू।